हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक जोशी है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूनिक्स और लिनक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। आपको हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ यूनिक्स और लिनक्स के बारे में। ठीक है, तो आखिरी तक बने रहिए। आपको मैं सटीक जानकारी दूंगा यूनिक्स और लिनक्स के बारे में। ठीक है, और आखिरी में मैं आपको आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू यूनिक्स और लिनक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स के बारे में बताता हूँ। तो बहुत सारे जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये माना जाता है कि यूनिक्स उनका ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, तो बेसिकली इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो फंडामेंटल फिलॉसफी है या फिर जो यूनिक्स का आर्किटेक्चर है, बेसिकली जिस यूनिक्स का आर्किटेक्चर है उससे इंस्पायर्ड होके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया गया था लेटर। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वाई बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्रैंड पेरेंट को यूनिक्स को कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ दो हैं जैसे लिनक्स और मैक ओएस, मैं बताऊंगा इनके बारे में। ठीक है, अभी इतना जानना काफ़ी है। तो दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट ऑल स्टार्टेड इन द लेट 1960s। तो 1970, लेट 1960 के आसपास बेल लेबोरेटरीज, ठीक है, तो इन्होंने एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना चाहा। ठीक है, जो कि बहुत ही एफिशिएंट हो और फिर इजी टू यूज हो। ठीक है, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था मल्टिक्स, MULTICS। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, बेल लैबोरेटरीज ने मल्टिक्स प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो मल्टिक्स बेसिकली एक एम्बिशियस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट था। ठीक है, जो बेल लैबोरेटरीज ने स्टार्ट किया था। तो ये लोग टाई अप किए हुए थे जनरल इलेक्ट्रिक और MIT के साथ। तो इसके बनने के दरमियान बहुत सारे इश्यूज आने लगे और बहुत सारे डिलेज होने लगे। तो इन्होंने सोचा कि इस मल्टिक्स प्रोजेक्ट को ही विड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है, इन सब इश्यूज के कारण। ओके, तो बेल लैबोरेटरीज ने ये डिसीजन लिया और उन्होंने ये पुल आउट करने का डिसीजन लिया। पर इसी प्रोजेक्ट में दो बंदे थे, ठीक है, जिनका नाम था केन थॉमसन और डेनिस रिची। ठीक है, तो इसके विड्रॉवल की घोषणा से इन दोनों ने कहा कि मतलब अभी हम इसमें काम करते हैं और हम इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। लेटर इन्होंने काम किया और इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था यूनिक्स। ठीक है, तो ये है डेनिस रिची लेफ्ट में, और ये केन थॉमसन है। और डेनिस रिची के बारे में अगर आप IT से हो तो आपको पता ही होगा। सी लैंग्वेज इन्होंने बनाई थी, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में। सॉरी, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर जानते होंगे। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। तो जब बेल लैबोरेटरीज ने मल्टिक्स प्रोजेक्ट को विड्रॉ किया था, उसी के कारण यूनिक्स का क्रिएशन हुआ, और फिर बाद में जो कि बहुत ही इम्पैक्ट किया कंप्यूटिंग जगत में। ठीक है, और इससे इंस्पायर्ड होकर भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओरिजिनल यूनिक्स OS डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एंड केम थॉमसन एट बेल लैबोरेटरीज वाज नॉट ओपन सोर्स। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ओपन सोर्स क्या होता है। तो ओपन सोर्स बेसिकली उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जिनका जो सोर्स कोड होता है वो ओपन सोर्स होता है। ठीक है, अब जैसे लिनक्स की बात करते हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हालांकि कर्नल भी होते हैं, कर्नल भी बोलते हैं लोग, बट अभी फिलहाल के लिए लिनक्स को एक ऑपरेटिंग सिस्टम मानते चलिए। और जिसका जो सोर्स कोड है, जो कोड लिखा गया है, वो ओपन सोर्स है, ओपन टू ऑल है। कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है और कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, पर यहाँ यूनिक्स के केस में ऐसा नहीं था। यूनिक्स के केस में जो बनाया गया था वो ओपन सोर्स नहीं था। तो फॉर एग्जांपल, आप जैसे विंडोज़ यूज़ करते हो, तो जो विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको एक लाइसेंस खरीदनी होती है, जिसे प्रोडक्ट की बोलते हैं, वो यूज़ करके आपको यूज़ करना पड़ता है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिना लाइसेंस के आप चला नहीं सकते। अम, और इनको आप क्लोज्ड सॉफ्टवेयर भी कहोगे, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यहाँ पर यूनिक्स का जो लाइसेंस था ये ओन किया हुआ था एटी ने। और अगर जैसे किसी को लेना होता था तो उनको लाइसेंस बाय करना पड़ता था, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कंपनीज ने इनका लाइसेंस लिया हुआ था फॉर स्टडी पर्पसेस, ठीक है। तो यहाँ पर कैच था कि जिनके पास लाइसेंस था यूनिक्स का, वो ही इसको एक्सेस कर सकते थे, इसका सोर्स कोड को। और वो उनको स्टडी और मॉडिफिकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते थे, ताकि जो उनका सिस्टम है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। तो 1970 लेट 1970s के आसपास क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने वेरियस कमर्शियल वर्जन्स ऑफ यूनिक्स को जन्म दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यूनिक्स का कोड लिया और उनमें ही मॉडिफिकेशन करके डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए यूनिक्स के, ठीक है। अब उनमें से कुछ नोटेबल या फेमस वालों को मैंने यहाँ पर रखा है। तो जिनमें से है, एक तो IBM का AIX है, HP का UX है, सन सोलारिस है, और एप्पल का मैक ओएस है, ठीक है। तो यूनिक्स से इंस्पायर्ड होकर ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जन्म हुआ, यानी कि इनको क्रिएट किया गया, और इनको हम फ्लेवर ऑफ यूनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो मैं पहले बता रहा था ना फर्स्ट पॉइंट में, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, तो ये रहा, देखो जो मैं बोल रहा था, ग्रैंड पेरेंट कहा जाता है यूनिक्स को बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। तो वो इसीलिए कहा जाता है, इनके इनसे इंस्पायर होकर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बने, ठीक है। और यहाँ पर ईच कंपनी एडेड इट्स ओन फीचर, तो अपने फीचर्स को ऐड किया गया ताकि उनके स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए, ठीक है। तो ये था यूनिक्स के बारे में। और आई होप आपको यूनिक्स के बारे में अब पता चल गया होगा कि यूनिक्स कैसे आया, और बाकी फ्लेवर ऑफ यूनिक्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिनक्स के बारे में। तो हिस्ट्री बताता हूँ लिनक्स की। तो 1991 में एक यंग फिनिश स्टूडेंट, फिनलैंड का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था लाइनस टॉरवल्ड्स, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, और इसको ये था कि मतलब ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये स्टडी करना चाहता था जैसे यूनिक्स को, पर यूनिक्स के जो कमर्शियल वर्जन थे वो बहुत ही महंगे आते थे, जिनको ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट थे और ये बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे कमर्शियल वर्जन को। तो लिनस टॉरवल्ड्स किसके संपर्क में आए, एक प्रोफेसर है जिनका नाम है एंड्रयू एस टनेनबॉम, ठीक है। तो इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिया जिन्होंने इन्होंने बनाया था मिनिक्स, ठीक है। मिनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स लाइक, और एंड्रयू एस टनेनबॉम इन्होंने बनाया था, ठीक है। ये टीचिंग पर्पस के लिए था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट में मैंने लिनस टॉरवल्ड्स का पिक्चर दिखाया है, और ये थे प्रोफेसर एंड्रयू एस टनेनबॉम। इनके बुक्स भी आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के। और इन्होंने ही मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया था। बेसिकली ये एकेडमिक पर्पस के लिए था, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे वो इसको यूज़ करके पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मतलब पढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो लाइनस टॉरवल्ड्स ने क्या किया, लाइनस टॉरवल्ड्स ने मिनिक्स को स्टडी किया, ठीक है। तो मिनिक्स वाज डिजाइंड टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। ये तो मैंने बताया आपको। तो लाइनस टॉरवल्ड्स, ठीक है, इन्होंने क्या किया, मिनिक्स को इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया और इंस्पिरेशन लिया इससे, जिससे इन्होंने लिनक्स बनाया, ठीक है। तो दैट्स हाउ he tried to create a new kernel, और या इट इज कर्नल। तो बहुत सारी जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि लिनक्स एक कर्नल है, और कई जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो मेरे हिसाब से एक्चुअली लिनक्स कर्नल भी है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। मैं आपको सब कुछ सटीक तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो जब ये लिनक्स टॉरवल्ड्स लिनक्स का क्रिएशन के लिए लगे हुए थे, उसी टाइम में एक मूवमेंट चल रहा था जिसको हम कहते हैं फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट, ठीक है। तो इस मूवमेंट को जो मतलब लीड कर रहे थे, उनका नाम था रिचर्ड स्टॉलमैन, ठीक है। इनका एम क्या था? इनका एम ये था कि मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, इनको फ्रीली यूज किया जाए, शेयर किया जाए, ताकि कोई भी इसे मॉडिफाई कर सके, ठीक है। मैंने आपको बताया था यूनिक्स क्लोज्ड सोर्स था। अगर जिस कंपनी के पास इसका लाइसेंस अफोर्ड किया गया है, तो वो ही इसको स्टडी कर सकते हैं और वो ही इसका मॉडिफिकेशन कर सकते थे। पर अगर जो पैशनेट था, जैसे लिनस टॉरवल्ड्स, अगर वो चाहता कि मैं पढ़ाई करूं और मैं इसको स्टडी करूं, पर उसको कमर्शियल वर्जन लेने के लिए बहुत सारा लाइसेंस फी देना पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक मूवमेंट चल रहा था उसी दरमियान, जिसको फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट कहते हैं। और ये लीड किया था रिचर्ड स्टॉलमैन ने, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये है रिचर्ड स्टॉलमैन। तो रिचर्ड स्टॉलमैन की फिगर थे सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट के। और इन्होंने ही एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसको ग्नू प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चाहते थे कि ग्नू प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत एक फ्री सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाए, ठीक है। तो तब क्या हुआ, यहां पर ग्नू प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बनाए, कंपाइलर्स, एडिटर्स, लाइब्रेरीज, पर एक कर्नल मिसिंग था उस टाइम, ठीक है। कर्नल, तो कर्नल एक मेन पार्ट होता है, यानी कि हार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये मिसिंग था बस। बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स बना चुके थे जो कि ग्नू प्रोजेक्ट के अंदर में डेवलप किए गए थे। तो यहीं पर से क्या हुआ कि लिनक्स को बनाया गया था लाइनस टॉरवल्ड्स ने। तो लिनक्स का जो कर्नल है वो स्क्रैच से लिखा लाइनस टॉरवल्ड्स ने, और इसको कंबाइन कर दिया ग्नू प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर्स के साथ, ठीक है। So when Linux was created, it was combined with GNU components to form complete operating system. तो इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कई जगह पे उसको कहा जाता है GNU Linux, ठीक है। GNU Linux इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे लिनक्स का जो कर्नल है, ये तो लाइनस टॉरवल्ड ने डेवलप किया था। तो यहाँ पर जो GNU के सॉफ्टवेयर्स थे, इनको कंबाइन किया, और ये फॉर्म हुआ एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो दैट इज व्हाई वी से दैट लिनक्स इज कर्नल एंड ऑल्सो लिनक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों लिनक्स को कर्नल भी कहा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल और सॉफ्टवेयर पैकेजेस को मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर इस केस में क्या हुआ, लिनक्स का कर्नल और जीएनयू के सॉफ्टवेयर्स कंपोनेंट्स, इन दोनों को मिलाकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बनाया गया जिसको जीएनयू लिनक्स कहा जाता है, ठीक है। अब आपको शायद ये टर्म परफेक्टली समझ में आ गया होगा, जीएनयू लिनक्स क्यों कहा जाता है इसे, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों लिनक्स को कर्नल कहते हैं और लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे तो आप इसे बता देना, ठीक है। तो समराइज करता हूं कैसे ये सभी टुगेदर आए, ठीक है। हाउ दे ऑल केम टुगेदर। तो रिचर्ड स्टॉलमैन एंड फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट प्रोवाइडेड द फिलोसफी एंड प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग फ्री सॉफ्टवेयर। ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट के थ्रू एक प्रिंसिपल था कि मतलब एक फ्री सॉफ्टवेयर को बनाया जाए, और रिचर्ड स्टॉलमैन थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। ग्नू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे मतलब एसेंशियल सॉफ्टवेयर और कंपोनेंट्स बनाए गए थे, पर कर्नल मिसिंग था, ठीक है, जो कि लेटर लाइनस टॉरवल्ड्स ने बनाया था, जिसे हम लिनक्स कहते हैं। एंड्रयू टननबाउम, जिन्होंने मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, जो कि यूज किया जाता था एजुकेशनल टूल, और ये एक इंस्पिरेशन बना लिनस टॉरवल्ड्स को। मतलब इन्होंने स्टडी किया और फिर इंस्पिरेशन की तरह यूज किया इसे, और इन्होंने एक नया कर्नल बनाया, ठीक है।
इन्होंने इंस्पिरेशन की तरह तो यूज किया मिनिक्स को, पर जो लिनक्स का जो सोर्स कोड था इन्होंने स्क्रैच से लिखा था। अब नेक्स्ट, लाइनस टॉरवल्ड्स क्रिएटेड द लिनक्स कर्नल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने लिनक्स कर्नल को बनाया था पहले। ठीक है, और इसीलिए बहुत सारे लोग कहेंगे आपको कि लिनक्स एक कर्नल है। ठीक है, आई होप आपको ये सब पता चल गया होगा, लिनक्स कर्नल और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंसेस। तो लिनक्स लाइनस टॉरवल्ड्स क्रिएटेड लिनक्स कर्नल which was combined with GNU components to form a complete operating system। ठीक है, अब यहां पर मैंने ब्रैकेट्स में भी लिखा है, देखिए, लिनक्स कर्नल प्लस GNU सॉफ्टवेयर मेक्स अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लास्ट में समरी देख लेते हैं। द फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट एंड GNU प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड द फाउंडेशन एंड एसेंशियल टूल। Andrew Tannenbaum's Minix inspired Linus Torvalds, and Linus created Linux kernel. And by the way, Linux मतलब Linus Torvalds का जो फर्स्ट नेम है इसका LIN लिन है, और फिर यूनिक्स का UX, बस इतना ही है। और टुगेदर दीज एलिमेंट्स लेड टू द क्रिएशन ऑफ Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स के बारे में बात करते हैं। कुछ इस टाइप का आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सबसे मिडिल में आपको दिखेगा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो भी चीज़, जो भी कंप्यूटर का है, जैसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप फील कर सकते हो, ठीक है, ऐसी चीज़ों को आप हार्डवेयर कहोगे। तो दीज आर नथिंग बट द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो दीज आर द पार्ट्स दैट यू कैन टच एंड सी। ठीक है, तो जैसे एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, रैम हो गया, जो रैम की स्टिक्स आती है ना, और हार्ड हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया। ठीक है, तो ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट जाते हैं कर्नल पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नल बेसिकली, ओके, यहाँ पर भी थोड़े और पॉइंट्स है, इसको देख लेते हैं फिर कर्नल पे आते हैं। थिंक ऑफ हार्डवेयर एज ए बॉडी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और वाइल द सॉफ्टवेयर इज लाइक द माइंड दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू। तो अगर इंसान पे कंपेयर किया जाए कंप्यूटर को, इंसान, हार्डवेयर बेसिकली शरीर है, और फिर सॉफ्टवेयर दिमाग है। ठीक है, तो इसको आप सोचिए और यहां पर कंपेयर कीजिए, हार्डवेयर एज द बॉडी एंड सॉफ्टवेयर एज द माइंड। सिंपल, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा अभी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कर्नल के बारे में। तो इमेजिन कर लीजिए आपका कंप्यूटर एक कार है। ठीक है, तो अब कर्नल क्या है? कर्नल उसका इंजन है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए, ठीक है, वो कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कर्नल होता है। तो कर्नल इज द कोर पार्ट दैट मेक्स एवरीथिंग वर्क। ठीक है, आपका हार्डवेयर जो चलता है ना, वो इसी के बदौलत चलता है, कर्नल। सो कर्नल इज लाइक एन इंजन ऑफ योर कार और इंजन ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। तो कर्नल बहुत सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है। तो जैसे बेसिक ऑपरेशन है मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेटिंग विथ योर हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड और स्क्रीन्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। नेक्स्ट आते हैं शेल पे। ठीक है, हमने बात किया हार्डवेयर के बारे में, और कर्नल, कर्नल इज बेसिकली द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से। और शेल, अब शेल के बारे में बात करते हैं। तो शेल बेसिकली इंटरेक्ट्स विथ योर कर्नल। ठीक है, और मैं बताता हूँ क्या होता है। तो शेल इज लाइक योर कार्स डैशबोर्ड और कंट्रोल्स। ठीक है, जो इंजन होता है, ठीक है, जैसे आप कार में बैठे हो, ठीक है, इंजन तो इंजन है, इंजन अपना काम करेगा, जैसा आप निर्देश दोगे आप इंजन उस हिसाब से बिहेव करेगा। ठीक है, तो इमेजिन आप कार के अंदर बैठे हो, डैशबोर्ड और कंट्रोल आपके पास है। ठीक है, जो आप निर्देश कंट्रोल को दोगे, ठीक है, वही जाके इंटरप्रेट किया जाएगा इंजन द्वारा, और उसी तरह से कार चलेगी, राइट। तो यहां पर शेल एक इंटरफेस है, ठीक है, जो
अलाउ करती है आपको इंजन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ठीक है, कार के अंदर इंजन है पर उसे निर्देश तो आप दोगे ना, तो जो डैशबोर्ड या कंट्रोल है वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, जैसा आप यहां पर इंटरेक्ट करोगे उसी तरह से कर्नल भी इंटरेक्ट करेगा। तो व्हेन यू टाइप कमांड्स, अभी आते हैं कंप्यूटर की दुनिया में। ठीक है, कार को साइड रखते हैं, तो अब कंप्यूटर की दुनिया पे आते हैं। तो व्हेन यू टाइप कमांड्स, ठीक है, एक टर्मिनल होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में बात किया था कैसे हम टर्मिनल का यूज करके अपडेट कमांड ये सब कर सकते हैं। और अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट भी पता होगा, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, व्हेन यू टाइप कमांड्स, ओके, एक टर्मिनल काली सी स्क्रीन होगी जहां पर आप कमांड्स देते हो। ठीक है, और या तो आप आइकन्स, जैसे आप विंडोज यूज करते हो, राइट क्लिक करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, तो बैक एंड में, ठीक है, बैक एंड में कमांड्स चल रही होती हैं जिसके थ्रू कर्नल अपना काम करता है और हार्डवेयर से वो सारे रिसोर्सेस ले आता है। ठीक है, तो अम, ये काम होता है आपका शेल का। शेल बेसिकली एक इंटरफेस है, और जो आप क्लिक करते हो आइकॉन, ये सभी शेल है जो बैकएंड में कमांड रन करती हैं और फिर ये इंटरप्रेट होकर कर्नल को निर्देश देती है। कर्नल फिर बाद में आपके हार्डवेयर, यानी कि जो आपका हार्डवेयर है उससे काम करवाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कर्नल चाहता है कि मेरे को इस प्रोसेस को रन करने के लिए इतना जीबी रैम चाहिए, मेरे को इतना स्टोरेज चाहिए, तो ये सारे काम कर्नल का है। तो मतलब हार्ड वाले टास्क कर्नल करता है, हैवी लिफ्टिंग टास्क, और जो निर्देश देते हो आप शेल के थ्रू देते हो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। शेल टेक्स योर कमांड्स, ठीक है, एंड ट्रांसलेट्स देम इनटू एक्शंस दैट कर्नल कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। समझ में आया? शेल आपके कमांड्स को लेगा। आपने जो राइट क्लिक भी किया है वो एक कमांड है, आपने कंट्रोल ए भी दबाया वो एक कमांड है। तो इन कमांड को शेल लेता है और उसको ट्रांसलेट करता है कर्नल के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। ठीक है, और फिर लेटर कर्नल उसे एग्जीक्यूट करता है। तो बस ये इस पॉइंट का मतलब था। ये भी मैंने बता दिया आपको। सो द कर्नल डज द हैवी लिफ्टिंग बिहाइंड द सीन्स while the shell provides an interface for you to communicate with the kernel। बता दिया ना, एक इंटरफेस होता है शेल जिसके तहत आप कर्नल को निर्देश दे सकते हो ताकि ये चीजें कर सके वो। ठीक है, परफेक्ट। तो कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है जो कि एंड यूजर इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ पर एप्लीकेशंस जो सबसे लास्ट में है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे आप एंड यूजर हो, आप कंप्यूटर यूज करते हो, किसके थ्रू यूज करते हो? एप्लीकेशन के थ्रू यूज करते हो ना। फॉर एग्जाम्पल आप MS वर्ड यूज करोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कुछ लिखने के लिए, तो उसी टाइप का एप्लीकेशन हुआ। तो MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन है। आप एक्सेल यूज करते हो स्प्रेडशीट के लिए, वो एक एप्लीकेशन है। आप एक वेब ब्राउजर क्रोम यूज करते हो, वो एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको एप्लीकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो एप्लीकेशन इज ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को करते हैं। तो एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर दैट द एंड यूजर इंटरेक्ट्स विद। ठीक है, और एप्लीकेशन कौन से होते हैं? जैसे MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, PPT है, आपका आफ्टर इफेक्ट्स है, एडोबे फोटोशॉप है, ये सारे एप्लीकेशन में आते हैं। तो अब कुछ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे वेब एप्लीकेशन है। तो वेब एप्लीकेशन बेसिकली वो एप्लीकेशन होती है जो आपके ब्राउजर में चलती है। फॉर एग्जांपल आप किसी ब्राउजर में जाते हो और आप कुछ URL टाइप करते हो, जैसे www.gmail.com, www.outlook.com, ये सारे वेब एप्लीकेशंस में आते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस दैट रन इन ए वेब ब्राउजर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब एप्लीकेशन मतलब जो भी वेब ब्राउजर में चलती हैं एप्लीकेशन, उन्हीं को वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, और मेन थिंग क्या है? वेब ब्राउजर में चलता है और इसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। बिना इंटरनेट के आप वेब एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते।
एग्जाम्पल गूगल डॉक्स, जीमेल, आपका आउटलुक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे वेब एप्लीकेशंस होते हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इनको स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस भी कहा जाता है। ये वो टाइप के एप्लीकेशन होते हैं जिसको आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हो, ठीक है। आप इन्हें इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में। An application or the desktop application are those applications that are installed and run on a desktop or a laptop computer. Microsoft Word इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। Microsoft 365 का पैकेज आता है, उसके तहत आप Microsoft Word, Excel, PPT, Outlook सब इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। Adobe Photoshop ये भी इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो ये सारे डेस्कटॉप और स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस में आते हैं। थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ। तो ये सारे पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। तो क्या हुआ ना, लिनक्स का जो कर्नल है वो एक ओपन सोर्स है, ठीक है। इसका सोर्स कोड ओपन टू ऑल है। तो कोई भी इस सोर्स कोड को यूज करके अपना फ्लेवर ऑफ यूनिक्स अपना फ्लेवर ऑफ लिनक्स बना सकता है। तो क्या किया, बहुत सारे कंपनीज ऐसे आए जिन्होंने अपने अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स बनाए, ठीक है। तो उनमें से कुछ फ्लेवर्स को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। और भी हैं बहुत सारे, जैसे आल्मा लिनक्स है, पॉप ओएस है, और बहुत सारी हैं, उनको मैंने यहाँ नहीं रखा है। पैरेट ओएस है। तो यहाँ पर जो सब जानते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे ये उबंटू है, ठीक है। और यहाँ पर आपका डेबियन है, और आर एच एल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का रेड हैट होता है, ठीक है। इसके सर्टिफिकेशन भी आते हैं, आर एच सी एस ए, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और आपका सेंटोस है, कम्युनिटी एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम। फेडोरा जो कि एक ग्रुप है। और आपका काली लिनक्स, बेसिकली हैकिंग कम्युनिटी में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आल्मा लिनक्स है, पॉप ओएस है, और फिर आर्च लिनक्स है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स मिंट है। ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशंस कह सकते हो, या फिर आप फ्लेवर ऑफ लिनक्स कह सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो दैट्स इट। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको यूनिक्स के बारे में समझ में आया होगा। वो कहानी समझ में आई होगी, कैसे आप मतलब कैसे यूनिक्स एग्जिस्टेंस में आया, कैसे लिनक्स को फॉर्म किया गया, लाइनस टॉरवल्ड्स कौन है, और रिचर्ड स्टॉलमैन कौन है, फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट, जीएनयू प्रोजेक्ट। ये सभी चीज़ें आपको अभी परफेक्टली समझ में आ गई होंगी। और आई थिंक सो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। मेरी आशा है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ लिनक्स क्या है, और डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ यूनिक्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स कौन कौन से हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो किसी को शेयर किया जाए तो प्लीज़ आप शेयर भी कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो इजाज़त दीजिए, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस, बाय बाय।